नाउ वी आर स्टार्टिंग ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फॉरेन करेंसी। अभी फॉरेन करेंसी होता क्या, आप लोगों को क्या पता कि फॉरेन करेंसी मीन्स व्हाट, तो बता सकता है आउट ऑफ इंडिया वाला करेंसी। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉरेन करेंसी मतलब ऐसा करेंसी कि जो हम लोग हमारे इंडिया में यूज नहीं कर सकते। हमारे इंडिया में कौन सा करेंसी यूज होता है, रुपीज वाला करेंसी यूज होता है। तो रुपीज हमारी करेंसी है, तो हम लोग जो रेगुलर डेज में रेगुलर ट्रांजेक्शन में जो करेंसी यूज करते हैं वो रुपीज है। तो रुपीज को छोड़ के जितनी भी करेंसीज हमारे लिए वो सबको क्या बोला जाएगा, फॉरेन करेंसी बोला जाएगा। अभी हमें चैप्टर जो सीख रहा है उस चैप्टर का एक्चुअल नाम है ट्रांजेक्शंस विद द फॉरेन करेंसी। ट्रांजेक्शन विद द फॉरेन करेंसी मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं जरूरी है क्या कोई भी बिजनेसमैन है कंपलसरी ही डील्स इन इंडिया ओनली, कंपलसरी एक लाख नहीं, अगर उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो अपना बिजनेस इंडिया के बाहर भी तो कर सकता है। मतलब कोई भी समझ लो एक डीलर है अगर वो विद इन इंडिया बिजनेस कर रहा है तो क्या सिचुएशन हो सकता है, पहले वो देख लेते हैं। समझो मिस्टर ए इज देयर और मिस्टर ए अपना डील सिर्फ इंडिया में कर रहा है। समझो मिस्टर ए ने गुड्स को सेल किया मिस्टर बी को और वो विद इन इंडिया। इसका मतलब मिस्टर ए की जो करेंसी है वो कौन सा करेंसी है, रुपीज। सेल किया समझो 50,000 का। Now we can say that Mr. A sells rupees 50,000 goods to Mr. B. Mr. A ने 50,000 रुपीस के गुड्स मिस्टर बी को क्या किए, सेल किए। तो इन दिस सिचुएशन करेंसी कौन सा यूज हो रहा है, रुपीस वाला, जो कि ए एंड मिस्टर बी दोनों के लिए कॉमन करेंसी है बिकॉज बोथ आर फ्रॉम द सेम कंट्री। तो जब भी मिस्टर ए अपना बुक्स में अकाउंट रिकॉर्ड करेगा तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करेगा, सेल, क्योंकि मिस्टर ए ने उसको क्या किया था, सेल किया था। बट अगर आप मिस्टर बी क्या कर रहे हैं उसको परचेज, तो मिस्टर बी जब अपने अकाउंट्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगा तो परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा और जो भी अमाउंट है वो किस में लिखे जाएंगे, रुपीस में लिखे जाएंगे। तो जब भी कोई भी डीलर या तो बिजनेसमैन विद इन द सेम कंट्री डील करता है तो उसको करेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज बोथ पार्टीज आर सिचुएटेड इन इंडिया एंड बोथ आर यूजिंग रुपीस एज देयर करेंसी। ऐसा बिकॉज इंडिया में रहते हैं। ओके, तो दिस इज अ सिचुएशन व्हेन वी आर बोथ इन द सेम कंट्री। बट वहीं अगर ऐसे हो गया कि एक डीलर हमारा जो बिजनेस है हम लोग इंडिया के बाहर भी कर रहे हैं, बराबर है, और हम लोगों का मिस्टर जो ए हम लोग इंडिया से हैं और जो मिस्टर बी वो आउट ऑफ इंडिया कहीं और कंट्री से, फॉरेन कंट्री से। तो जब दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स सेल गुड्स टू मिस्टर वाई हु इज फ्रॉम यूएसए, वहाँ का करेंसी क्या यूज हो रहा है, डॉलर यूज हो रहा है, बराबर है। और मिस्टर एक्स कहाँ से है बोलो, इंडिया से है, तो यहाँ का कौन सा करेंसी यूज होने वाला है, रुपीज। तो समझो मिस्टर एक्स ने गुड्स को सेल किया, राइट, मिस्टर वाई को, और बोला है $5,000 का गुड्स सेल, कितने का गुड्स सेल किया, $5,000। अब जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ वो किस में आ रहा है आपको, डॉलर। ठीक है, जब वाई अपने बुक्स में एंट्री करेगा तो कौन सी करेंसी में करने वाला है, डॉलर में, बिकॉज ही इज फ्रॉम द यूएस, उसके यहाँ पे वही करेंसी चलती है। बट इंडियन पर्सन जो है वो डॉलर में एंट्री कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो हम लोगों को क्या करना जरूरी है, ये जो डॉलर वाला एंट्री है मतलब करेंसी है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा इंडियन करेंसी। क्लियर हो रहा है, यस और नो। तो ये टाइप के ट्रांजेक्शन हम लोग अभी करेंगे क्योंकि अगर हमारा बिजनेस जो है वो हम लोग जो डील कर रहे हैं वो इंडियन कंट्री में नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री के साथ कर रहे हैं। जो भी हमारा डील हो रहा है, अगर हम लोगों का डील we're not in the same country, within the same country, but we are dealing with a foreign country. In that situation, there may be the problem of the currency. Currency का problem हो सकता है। तो अभी हम लोग डॉलर में तो कर नहीं सकते, but $5,000 का जब रुपीस में कन्वर्जन करना होगा, then we are having some rate. पता है ना, $1 is equal to 46 rupees. होता है कि नहीं ऐसे, और ये रेट डेली चेंज होते रहता है। तो दिस रेट इज नोन एज अ विच रेट, एक्सचेंज रेट। इसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रेट बोला जाता है कि एक डॉलर के लिए कितना रुपीस देना होगा। ये सब यूज करके हम लोग डॉलर का कन्वर्जन करेंगे। क्लियर हो रहा है, ओके। अभी देखो मिस्टर एक्स अगर इंडिया में है तो उसके जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रुपीस में ही करेगा, बराबर ना। तो दैट करेंसी इज नोन एज अ रिपोर्टिंग करेंसी। क्या बोला जाता है इसको, रिपोर्टिंग करेंसी। कोई भी बिजनेसमैन अब उसके खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है उसके अपने करेंसी में, दैट करेंसी इज नोन एज अ रिपोर्टिंग करेंसी। क्लियर हो गया, बराबर ना। तो किसी भी कंट्री में या तो कोई भी बिजनेसमैन जब भी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस करेंसी में रिकॉर्ड करेगा दैट करेंसी इज नोन एज रिपोर्टिंग करेंसी, और उस पर्सन के लिए बाकी की सारी करेंसीज कौन सी करेंसी बन जाएगी, फॉरेन करेंसी। देन कुछ डाउट है इसमें आपका, क्लियर हो गया जो मैंने बताया। और एक बार शॉर्ट में बताओ कि समझ में आया अच्छी तरह से, कि और एक बार बताना जरूरी है, समझा, ओके। शॉर्ट में बता दो, बस इतना समझ लो कि हमारे जो भी डील है अगर वो सेम कंट्री में नहीं है
तो इन दैट सिचुएशन जो करेंसी यूज हो रहा है वो हमारा करेंसी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग अगर इंडिया से है तो यहाँ पे करेंसी कौन सा दिख रहा है, डॉलर। तो इंडियन पर्सन डॉलर वाला अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो इस डॉलर वाले अमाउंट को हम लोगों को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, बराबर है। और ये कन्वर्जन के लिए जो रेट यूज होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रेट। दिस इज अ गिवन इन द क्वेश्चन, इसके बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग इज व्हाट, कोई भी बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस करेंसी में रिकॉर्ड करना है दैट करेंसी इज नोन एज अ रिपोर्टिंग करेंसी। एंड रिपोर्टिंग करेंसी को छोड़ के जो बाकी की करेंसीज होती है उसके लिए क्या बन जाएगी, फॉरेन करेंसी, राइट। अगर कोई यूएसए वाला डीलर है तो उसके लिए रिपोर्टिंग करेंसी क्या होगी, डॉलर, और उसके लिए बाकी की सारी करेंसी क्या बन जाएगी, फॉरेन करेंसी। आप समझ रहे हो? तो रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब समझ में आया। रिपोर्टिंग करेंसी मींस द करेंसी इन व्हिच आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड, दैट करेंसी इज नोन एज अ रिपोर्टिंग करेंसी। एंड रिपोर्टिंग करेंसी छोड़ के जो बाकी की सारी करेंसीज है उनको क्या बोला जाएगा, फॉरेन करेंसी। ये पॉइंट समझ में आया, रिपोर्टिंग करेंसी इज व्हाट, ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन करने के लिए क्या यूज होता है, रेट यूज होता है। एंड दिस रेट इज नोन एज अ व्हाट, एक्सचेंज रेट। ये पॉइंट तो क्लियर है सबको? अच्छा मुझे बताओ कि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है क्या? नहीं, वो डेली चेंज होता रहेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी समझ लो मिस्टर एक्स है, इसने $5000 के गुड्स सेल किए मिस्टर वाई को। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द व्हिच करेंसी, इंडियन रुपीस कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक्सचेंज रेट चाहिए। बस द इंपॉर्टेंट इज व्हाट, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑन द क्रेडिट बेसिस। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बेसिस, उधारी पे ट्रांजैक्शन है, सेल तो कर दिया, अभी तो पैसे मिले क्या। नाउ मिस्टर एक्स ने अगर सेल किया तो मिस्टर एक्स सेज दैट कि उसको $5000 मिलना बाकी है, बराबर है। समझो ये आज सेल हुआ 1st Jan, एज्यूम कर लेते हैं इट इज अ सेल ऑन द डेट ऑफ द 1st Jan एंड ऑन द डेट ऑफ 1st Jan $1 इज इक्वल टू 40 रुपीस। क्या बोला मैंने, $1 इज इक्वल टू 40 रुपीस। तो जब भी मिस्टर एक्स अपने बुक्स में एंट्री करेंगे तो कैसे, $1 के अगर चांसेस आ रहे तो $5000 के लिए कितना, समझा, $1 के लिए कितना था, 40 रुपीस था। तो $5000 के लिए कितना, क्या आ जाएगा, 5000 into 40 डिवाइड बाय 1। डिवाइड बाय 1 का कोई मीनिंग नहीं है, 5 4 1 20 और ऊपर से कितना जीरो आएगा, 400। क्लियर है? दैट इज हाउ मच, 2 lakhs, राइट सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, हाँ बराबर है, और 20 का एक जीरो, सही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जब मिस्टर एक्स सेल का एंट्री का पोस्टिंग करेगा तो सेल का एंट्री अपने बुक्स में पास करेगा तो इन दैट सिचुएशन में अमाउंट कितना लिखेगा होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, समझा अच्छी तरह से? ओके, एज्यूम करो इसका पेमेंट हम लोगों को पैसा मिल रहा है, वी आर द मिस्टर एक्स, हम लोग कौन है, इंडियन कंपनी है, मतलब कौन है, मिस्टर एक्स है। अपोजिट कंपनी इज नोन एज अ फॉरेन कंपनी, या तो फॉरेन पार्टी बोल सकते हो, ठीक है। मिस्टर एक्स अपने बुक्स में 2 लाख का एंट्री तो करके रखा है। अभी इसका जो पेमेंट है हम लोगों को नेक्स्ट मंथ होगा, जो हमारा क्रेडिट पीरियड है वो कितने मंथ्स का है, 1 मंथ है। तो एज्यूम दैट 1st Feb को हम लोगों को अमाउंट मिल रहा है, तो कैश इज रिसीव्ड ऑन द व्हाट, सेल। सेल के लिए कैश मिला $5000। जब पेमेंट किया जाएगा डॉलर 5000 का किया जाएगा, 2 लाख रुपीस नहीं पे होगा। नाउ ऑन द डेट ऑफ द 1st Feb $1 के लिए रुपीस है 41। कितना रुपीस है, सोचो जब हम लोगों ने सेल किया था तो $1 के लिए रेट कितना था, 40 रुपीस था। आज जब पैसा मिल रहा है तो $1 के लिए कितना मिल रहा है, 41 रुपीस मिल रहा है। तो जो एक्सचेंज रेट जो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1st जनवरी को एक्सचेंज रेट कितना था, 40 रुपीस था। देन 1st फरवरी को एक्सचेंज रेट कितना हो गया, बोलो 41 रुपीस हो गया। एक्सचेंज रेट में चेंजेस हुए, इसको बोलते हैं एक फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाता है इसको, फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट। एंड इसी फ्लक्चुएशन की वजह से मिस्टर एक्स को हर एक डॉलर के पीछे ₹1 का बेनिफिट है कि नहीं है। सेल कितने में किया था बोलो, 40 रुपीज। जब $1 के लिए 40 रुपीज में सेल किया था, आज उसको $1 का 41 रुपीज मिलेगा, तो 1 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा ईच एंड एवरी डॉलर के पीछे। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को क्या हो रहा है, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट, राइट। तो हमारे जो एक्सचेंज रेट है इसके फ्लक्चुएशन की वजह से पार्टीज को, मतलब बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। समझा? Foreign exchange fluctuation is what? Foreign exchange fluctuation is specifically prepared for the profit or loss because of fluctuations in the exchange rate. सही है? जितने भी हमारे एक्सचेंज रेट है उनके फ्लक्चुएशंस की वजह से
हमारे डेट में जो चेंजेस हो रहा है इसकी वजह से हम लोगों को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये प्रॉफिट होने दो या तो लॉस होने दो, उसको कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब कुछ बताओ, चलो ये कौन सा अकाउंट है बोलो? तो अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो रूल बोलो, व्हाट इज द रूल फॉर द नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब अगर ट्रांजैक्शन में हम लोगों को लॉस हुआ तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट होगा, और प्रॉफिट हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कहां जाएगा? क्रेडिट, बिकॉज़ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब भी लॉसेस हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कहां लेके जाएगा? डेबिट होगा, एंट्री में। डेबिट मतलब ऊपर वाला लाइन, सही है ना? और अगर हम लोगों को गेन्स हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कहां होने वाला है? क्रेडिट। एनी डाउट इन दिस? समझा अच्छी तरह से? गुड, ये बेसिक कांसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब इसमें कुछ वर्डिंग समझ लेते हैं। एवरेज रेट, जैसे कि मैंने बताया एक्सचेंज रेट क्या होता है, राइट? रिपोर्टिंग करेंसी बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पहले तो ओपनिंग रेट इज व्हाट? ओपनिंग रेट का मतलब होता है हमारा ईयर का स्टार्टिंग कब होता है, बोलो जरा? फर्स्ट अप्रैल। तो फर्स्ट अप्रैल के दिन मार्केट में $1 के रुपीस का जो रेट है दैट इज नोन एज ओपनिंग रेट, उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग। क्लोजिंग रेट मींस व्हाट? ऑन द डेट ऑफ 31st मार्च हमारे मार्केट में $1 के जितना रुपीस है उसको क्या बोला जाता है? क्लोजिंग रेट। एवरेज रेट मतलब दोनों का एवरेज, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2, यू गॉट द एवरेज। क्लियर हो रहा है? समझा दोनों पॉइंट्स? ओके। फिर हम लोगों को आता है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट मतलब फ्यूचर के डेट का, फ्यूचर डेट मतलब आगे के डेट का रेट हम लोग एज्यूमशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट इज द सेटलमेंट डेट? अब ध्यान दो, हम लोगों ने सेल कब किया था बोलो? 1 जन। इसका पेमेंट कब मिला, पैसा कब मिला? 1 फेब। तो 1 फेब के दिन जो कस्टमर से पैसा आने वाला है वो मिल गया, तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट डेट। मतलब जिस डेट को एक्चुअल में कैश मिला, कैश कम्स इन, और जिस दिन को एक्चुअल में कैश गोज आउट, दैट डेट इज नोन एज व्हाट? सेटलमेंट डेट। मतलब हम लोग हमारा अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। अगर आपने परचेज किया तो आप पेमेंट करोगे, अगर हम लोगों ने सेल किया तो हम लोगों को पैसा मिलेगा। तो जिस दिन हम लोगों को सेल का कैश मिल रहा है या तो परचेस का पेमेंट हो रहा है, दैट डे इज नोन एज द सेटलमेंट डेट, और उस दिन के रेट को बोला जाता है सेटलमेंट रेट। समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन दिस? पक्का? बेसिक कांसेप्ट क्लियर है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ये चैप्टर का नाम ही है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। मतलब अगर हम लोगों ने आउटसाइड द कंट्री डील किया फॉरेन कंट्री के साथ, तो उस टाइम पे जब करेंसी चेंज होती है तो हम लोग ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें? यहाँ तक राइट है? रफ करोगे इसको, ठीक है ना? अब मैं कुछ जर्नल एंट्री लिख रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो जानो। जो लिख रही हूँ उसको फोटो लेके बाद में आपको कॉपी करना है, ठीक है? बंद कर दो, मेरी बहुत स्टोरेज बढ़ गई। ओके, now we are starting with the journal entries of the foreign exchange currency transaction। बराबर? हम लोगों को पूरे चैप्टर में इतनी ही जर्नल एंट्रीज करनी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है। स्लाइड पे थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, एंड इस चैप्टर का मेन बेसिक है जर्नल एंट्री एज वेल एज लेजर, ये दोनों बेसिक। अगर आपको जर्नल एंट्री प्रॉपर्ली आया तो लेजर बहुत इजीली आएगा, बिकॉज लेजर इज जस्ट अ पोस्टिंग, नथिंग एल्स, ठीक है? ओके, अब जर्नल एंट्रीज में हमारे पास कौन कौन से अकाउंट? नॉर्मली एक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट रहेगा, वो तो आपको पता है, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इफ डेबिट है, लॉस है मतलब डेबिट होगा, एंड इनकम से मतलब क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है? अभी सब ट्रांजैक्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट? सेल ऑफ गुड्स ऑन द क्रेडिट। एज्यूम करो वी आर द बिजनेसमैन और हम लोगों ने गुड्स को सेल किया क्रेडिट बेसिस के ऊपर। सोचो, गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल इज अ इनकम और एक्सपेंसेस? इनकम, तो सेल्स आएगा क्रेडिट, बट इट इज ऑन द क्रेडिट बेसिस, मतलब उधारी पे सेल कर रहे हो। यस और नो? उधारी पे सेल कर रहा है मतलब जिसको सेल किया वो सामने वाली पार्टी है, कस्टमर है, दैट इज अ पार्टी नेम। आपने जिसको सेल किया वो कौन है? रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल समझना है? पर्सन का रूल क्या है? जो पार्टी नेम है दैट इज अ बिजनेस। ओके, अगर आप सेल कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन को बोला जाता है कस्टमर, एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ डेटर। कस्टमर को क्या बोलते हैं हम लोग? डेटर्स बोलते हैं। आप सेल कर रहे हो सामने वाले पार्टी को, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यस और नो? तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट है? फर्स्ट वन इज द पर्सनल अकाउंट यूज हो रहा है, यस और नो? पर्सनल अकाउंट का रूल किसको यूज किया जाएगा? डेटर्स एज वेल एज व्हाट? क्रेडिटर।
जिनसे पैसा मिलने वाला है वो डेटर, जिनको पैसा देना है उनको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। इनको कॉमनली बोल सकते हैं पार्टी नहीं, कोई भी होगा उसको क्या बोला जाएगा, पार्टी नहीं। तो डेबिट पर्सन का मिल जाए, डेबिट द व्हाट, रिसीवर, एंड क्रेडिट द व्हाट, गिवर। ये इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है। फिर एक अकाउंट यूज होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि कैश यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कैश कहीं नहीं, जहाँ पे भी है बैंक लिखना है हम लोगों को। ये सर कौन है? विशाल सर, गुड मॉर्निंग, ध्यान प्लीज। ओके, तो फर्स्ट अकाउंट इज विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर जिसको अप्लाई होगा, पार्टीज नेम। तो यहाँ पे जितने भी पार्टी नेम मींस डेटर है एज वेल एज क्रेडिटर है, इनके हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे। रूल इज व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल अप्लाई होगा। मतलब कोई भी पर्सन अगर रिसीवर है तो डेबिट एंड गिवर है तो व्हाट, क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या होती है, नॉमिनल का रूल देखते हैं। नॉमिनल का रूल क्या है पता है सब लोगों को, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और ये यूज होगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में, राइट है। एंड और एक रूल आपको सबको पता है बट फिर भी बता रही हूँ, रियल अकाउंट का जो रूल है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्चुअल में एंट्री करने के लिए ये रूल आपको चाहिए, समझ में आया? ठीक है। अभी सोचो कि आप सेल कर रहे हो, तो सेल मतलब हमारे लिए इनकम है कि नहीं है? तो इनकम है तो कहाँ जाना चाहिए, चेक करो, क्रेडिट, राइट। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग से सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट। हम लोगों ने जिसको सेल किया वो सामने वाली पार्टी है, वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। दैट्स व्हाई योर एंट्री विल बी पार्टी नेम अकाउंट दैट इज अ डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। सही है। आपने जिसको सेल किया उस पार्टी का आपको नाम लिखने का और कुछ भी नहीं। एनी डाउट इन दिस? ठीक। आफ्टर दैट अभी सेल तो क्या, इट इज ऑन द क्रेडिट बेसिस, मतलब पैसा अभी मिलेगा नहीं, इट विल बी रिसीव्ड इन द व्हाट, फ्यूचर। तो जब जाके आपको कैश मिलेगा, तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव्ड ऑन सेल, जो आपने सेल किया था उसके ऊपर का कैश आपको मिल रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों? बिकॉज हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होता है ना, आज का अलग है, कल का अलग होगा। तो जब हम लोगों ने सेल किया था रेट अलग था, और जब आज के रेट में हम लोगों को कैश मिल रहा है तब का रेट मार्केट में एक्सचेंज रेट का अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में एंट्री क्या होगा, देखो हम लोगों ने सेल किया था तो कैश मिलेगा, तो कैश इज व्हाट एक्चुअली कम्स इन। तो कम्स इन मतलब क्या आना चाहिए, डेबिट। बट एक्चुअली कैश नहीं मिलता है, बैंक मतलब बैंक में पैसे डिपॉजिट होते हैं। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सामने वाले पार्टी ने जो पैसा दिया वो हम लोगों को मिल रहा है और हमारी बैंक को रिसीव कर रही है, तो हमारा बैंक क्या बन जाएगा, रिसीवर, राइट ना, इसलिए डेबिट। द बैंक अकाउंट डेबिट। पहला पॉइंट समझा? यस और नो? ओके। पैसा तो आया, किसने दिया, पार्टी ने दिया। तो पार्टी कौन है, रिसीवर की गिवर है, गिवर है। यस और नो? और गिवर कहाँ जाता है, देखो क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, टू पार्टी ने, यहाँ तक समझा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी ने, कैश कम्स इन इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। और जो भी पैसा हम लोगों को मिल रहा है वो सामने वाला पार्टी दे रही है, तो दैट पार्टी इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये लॉजिक क्लियर है? अब इसमें आपको क्या हो रहा है, अब प्रॉफिट पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहाँ जाता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट ना। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहाँ लिखा, क्रेडिट। इससे एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, राइट। ये नाम है दिस। नेक्स्ट होगा कैश रिसीव्ड ऑन सेल, सेम पैसा मिल रहा है बट लॉस हो रहा है। तो पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अपोजिट पार्टी इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये दोनों सेम है, चेक करो। बस डिफरेंस इज व्हाट, जब प्रॉफिट था तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट था, नाउ देयर इज अ लॉस तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज अ डेबिट। सिंपल एंट्री, समझा? अब आया परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। या परचेज ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट, हम लोग गुड्स को परचेज करें तो परचेज करें तो एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंसिव, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अपोजिट में पार्टी, बिकॉज़ अपोजिट पार्टी इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम लोगों ने परचेज किया अपोजिट पार्टी से, सामने वाले पार्टी से, तो वो हम लोगों को गुड्स दे रहे हैं, तो वो गिवर है। इससे एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिससे परचेज करेंगे उसका नाम लिखा जाएगा। ये क्लियर है? ओके। आफ्टर दैट कैश पेड ऑन परचेज, क्या बोला गया, रुको, कैश पेड ऑन व्हाट, परचेज। कैश पेड ऑन परचेज का मतलब क्या, हम लोगों ने जो परचेज किया था उधारी पे उसका कैश आप पेड कर रहे हो। तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, राइट ना। तो गोज आउट क्या होता है बताओ जरा, क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर जब आप कैश पे करो तो कैश में पेमेंट ही होता है, बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक इज अ गिवर इसलिए बैंक का क्रेडिट। ये समझ में आया? किसको दे रहे हो, अपोजिट पार्टी को दे रहे हो, बिजनेसमैन को दे रहे हो, तो दैट पार्टी इज अ रिसीवर, इसलिए डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री बनेगा पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस, समझ में आया? ओके। और इसमें आपको क्या हो रहा है बताओ,
प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट एंड लॉस हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो? ओके सेम हम लोगों ने कैश को पेड किया ऑन परचेज, परचेज के ऊपर का कैश आप क्या करें वापस से पेड कर, तो कैश इज गोज आउट, डेबिट दिस का मतलब पार्टी इज रिसीवर, पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सही है। और यहाँ पे आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या बन जाता है डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सही है। ओके तो मतलब नॉर्मल सेल एंड परचेज के ट्रांजैक्शंस खत्म, उसका कैश पेड किया उसका कैश में ये ट्रांजैक्शंस खत्म। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर ये हो सकता है फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 5 लाख का ट्रांजैक्शन किया, हम लोगों ने 5 लाख का सेल किया फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन करेंसी के साथ, बराबर है। अब इस 5 लाख में से 4 लाख तक का कैश आपको रिसीव हो चुका है, बट 1 लाख का इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिला, इट इज रिसीव्ड आफ्टर 31st मार्च, इट इज रिसीव्ड आफ्टर 31st मार्च, बीच में आता है 31st मार्च इज ईयर एंडिंग, यस और नो। तो ईयर एंडिंग में क्या करना है 31st मार्च के टाइम पे जो जो फंड्स आउटस्टैंडिंग है वो पेमेंट भी हो सकता है या तो वो रिसिप्ट भी हो सकता है, मतलब हम लोगों को किसको पेमेंट करना भी बाकी है या तो किससे पैसा मिलना भी बाकी है। तो जो जो अमाउंट्स हमारे आउटस्टैंडिंग है उनको हम लोगों को 31st मार्च के डेट को सेटल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है 31st मार्च के डेट का जो रेट है उसके साथ सेटल करना होता है, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ 31st मार्च वी आर क्लोजिंग आवर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को क्लोज करते हो तो उसमें हम लोग को दिखाने का है कि डेटर कितना क्रेडिटर कितना सब चीजें। तो बस इतना ही याद रखो जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको जब आप सेटल करोगे उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब देने का बाकी है या तो मिलना बाकी है, तो पेमेंट कर रहे हो क्या नहीं, बट फिर भी ऑन द डेट ऑफ 31st मार्च जो रेट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दैट देयर मे बी द प्रॉफिट और देयर मे बी द लॉस, यस और नो। तो जितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है जितने आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट है उसमें 31st मार्च के दिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। अभी सिंपल बात है प्रॉफिट मतलब एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और क्रेडिट है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट अपोजिट में पार्टी का नाम और कुछ भी नहीं, एंड लॉस हुआ मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट एंड अपोजिट में पार्टी नहीं। देन ये दोनों एंट्री समझा एंड लास्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बैलेंस ट्रांसफर टू पीएन, मतलब एंड में व्हेन यू प्रिपेयर अ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपने कौन सा अकाउंट बना दिया, ये डेबिट साइड है उसका क्रेडिट साइड, सही है। तो उसके बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफर करना है पीएन में। अभी ध्यान दो इफ योर क्रेडिट साइड इज हायर समझ लो तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आएगा डेबिट में, है ना। समझो यहाँ का टोटल 5000 है और यहाँ का टोटल 3000 है, which side is higher डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट साइड इज हायर, अमाउंट इज हाउ मच टोटल इज हाउ मच 5000, तो 5000 लोग यहाँ लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट 2000। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को कंपलसरी आपको ट्रांसफर करना है पीएनएल, कहां ट्रांसफर करना है पीएनएल, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाएगा, सही है, समझा अच्छी तरह से। ओके अब एंट्री क्या बनेगा बोलो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू और पीएनएल अकाउंट, सी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अभी अब सोचो हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया प्रॉफिट है, सिंपल बात है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है डेबिट कम है मतलब प्रॉफिट हुआ, समझ में आया। अपोजिट भी हो सकता है, इफ योर डेबिट साइड इज हायर एज्यूम तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आएगा क्रेडिट में होगा, उसको क्या लिखेंगे बाय पीएनएल, तो एंट्री विल बी व्हाट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन अ लॉस, समझा। इतनी एंट्रीज होती है रिपीटेडली इन अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, समझ में आया, स्टॉप कर। Okay, now we are starting with the question number 15. This is the first question of the foreign currency transaction. ठीक है, on 1st Jan 2013, Marina Limited, an Indian importer, purchased 2,50,000 worth of goods, $2,50,000 worth of goods from the Gemini Trading Company of the USA. 1st जनवरी को हम लोगों ने परचेस किया, कहाँ से परचेस किया मरीना लिमिटेड, कौन है वो इंडियन इंपोर्टर है, मतलब परचेस का ट्रांजैक्शन आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द परचेस $2,50,000 and from the Gemini Trading Company of the USA, and the payment for the import was made as follows: 10th February, 15th February, 15th March, as well as 20th April. 1,75,000, 75,000. Next, Marina Limited closed its books on 31st March every year, and the exchange rate for the $1 was on 1st Jan 49, 10th February 49.50, 15th March 47.60, 37th March 45, and 20th April 46.75. Pass the necessary journal entry. Point number 1 and 2. Prepare a Gemini trading account and foreign exchange fluctuation account in the books of the Marina Limited. तो in this question, this is a full-fledged question ना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना
ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन में व्हाट दे से प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री एज वेल एज लेजर। लेजर को थोड़ा साइड में रखो, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? जर्नल एंट्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करें? सेल करेंगे, परचेज करें, वो बताओ। परचेज करें। व्हिच वन इज अ इंडियन कंपनी एंड व्हिच वन इज अ फॉरेन कंपनी? कोई बता सकता है? Marina is an Indian limited, yes or no? And Gemini Trading Company of the USA is a foreign company. Foreign company, अच्छा we are the Indian company ना, तो हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज पास करनी है? इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करनी है। तो नाउ वी आर द मरीना लिमिटेड, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द मरीना लिमिटेड। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग परचेज कर रहे हैं। परचेज इज एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अपोजिट पार्टी लिमिटेड। वी आर द मरीना, तो अपोजिट पार्टी इज व्हाट? जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, राइट? तो यहाँ लिखा जाएगा टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज द डेट ऑफ द परचेज? बोलो जरा। 1 Jan 2013। तो मुझे बता सकते हो कि ये ईयर कब शुरू हुआ रहेगा? 31 मार्च एंडिंग है एंड 1 Jan 2013 को हम लोगों ने परचेस किया। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर? यस 2012 ना, 1 Jan 13 है, ये 13 एंडिंग होना चाहिए 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऊपर 12-13। एनी डाउट इन दिस? ईयर में किसी को कंफ्यूजन है क्या? एंड डेट इज अबाउट 1 Jan। तो 12-13 की एंट्रीज में पहला एंट्री हो गया 1 Jan, जिस दिन हम लोगों ने परचेस किया था। यहाँ तक किसी को डाउट है? नाउ लिसन, कितने डॉलर का परचेस किया था? बोलो। $250,000 का परचेस किया था। इसको कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए? एक्सचेंज रेट चाहिए। तो ऑन द डेट ऑफ 1 Jan, 1 Jan का रेट कितना दिया? देखो 49 रुपीस का रेट अवेलेबल है। ये सुनो, नीचे है ना 1 Jan के रेट्स 49, मिला कि नहीं? ओके, अब इसका लिखेंगे कैसे? $260,000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 250, अच्छा 250,000 इनटू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 49। करो कन्वर्जन, समझा? रेट भी सब क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। करो। 1 करोड़ व्हाट? 22,50,000। Yes, 1,22,50,000। I hope no doubt in this. समझा कि नहीं समझा? अच्छा, this is a purchase ना, तो वेरिएशन क्या लिखेंगे? B goods purchased on what? Credit। बस इतना ही, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ओके, परचेस क्या? 1 Jan को। अब इसका पेमेंट करेंगे, कब से शुरू किया पेमेंट? फर्स्ट पेमेंट इज ऑन 10 February, सेकंड इज ऑन 15 March एंड थर्ड इज ऑन 28 April। 3 पेमेंट्स हो रहे हैं। ओके, सबका टोटल देखो, फर्स्ट पेमेंट कब किया? 10 February को। पेमेंट कितने का था? 1 लाख का। सेकंड एंड थर्ड 75 तो टोटल करके देखो 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 75,000 कितना होता है? 2,50,000। 75 1 लाख 50 प्लस 1 लाख 2,50,000, मतलब जो 2,50,000 का आपने परचेस किया था, इसका पेमेंट हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड ऑन 10 February। तो डेट इज व्हाट नाउ? 10 Feb। अभी सोचो आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करेंगे तो कैश कम्स इन की गोज आउट, गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, और आप कैश पेड कर रहे हो तो अपोजिट पार्टी इज अ रिसीवर, तो पार्टी का नाम डेबिट होगा। तो एंट्री कैसे होगा? जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। ये कौन सही है? ओके, एक लाइन बीच में गैप छोड़ दो। देखो एंट्री कैसे करना, एक लाइन को गैप छोड़ दो और फिर लिखो टू बैंक अकाउंट, बिकॉज कैश इज गोज आउट। बस कैश नहीं लिख सकते, उसके बदले में क्या लिखना है? बैंक। एंट्री क्लियर है? अब ध्यान देना, अभी हम लोग को डिसाइड करना है कि इस ट्रांजैक्शन में हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आपने जिस दिन पेमेंट किया दैट इज ऑन 10 February, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट क्या है 10 February का? श्रावणी 49.50, सही है ना? ओके, अभी हमारा जो बेसिक रेट होता है ना, बोर्ड पे ध्यान दें, वो रेट होना चाहिए जिस दिन आपने परचेस किया वो वाला। वो कितना है? 49। ठीक है, बेस रेट मतलब क्या? जिस दिन आपने परचेस किया था या तो सेल किया था, वो रेट को बेस रेट एज्यूम किया जाता है। जब हम लोगों ने गुड्स को परचेस किया तब का रेट 49 था, आज पेमेंट कर रहे हैं तब का रेट 49.50। ना सोचो कि अगर उस टाइम पे पेमेंट किया होता था तो आपको $1 के लिए कितना रुपीस पे करना पड़ता था? 49। अभी आज पेमेंट कर रहे हो पेमेंट, कितना पे पेमेंट करना पड़ रहा है?
49.50. So we can say that we have to pay 50 पैसे एक्स्ट्रा. तो अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट करने जा रहे हो क्योंकि $1 के लिए कितना था 49 था, अभी उसी $1 के लिए 49.50 हो गया. सही है ना. तो अभी आज के डेट में मुझे 50 पैसे एक्स्ट्रा पे करना होगा. एक्स्ट्रा पे करने का है तो प्रॉफिट की लॉस है लॉस है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट. तो एंट्री में क्या आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आल्सो व्हाट, इसलिए बीच में मैंने एक लाइन छोड़ने को समझ में आया. ये रफ करूं जो भी लिखा है. कंपैरिजन किसका किसके साथ करेंगे जिस दिन कैश रिसीव्ड है तो जिस दिन कैश पेड दोनों में से एक का बेसिक रेट के साथ मतलब सेल या तो परचेस के ट्रांजैक्शन के रेट के साथ कंपैरिजन. ठीक है. ओके अब ध्यान दो अमाउंट कैसे लिखेंगे. पहला रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द अमाउंट फॉर बैंक. मेरे किसका अमाउंट लिखेंगे कंपलसरी बैंक का. कितने डॉलर का पेमेंट हो रहा है बताओ जरा. डॉलर्स कितने 1 लाख. सही है. ओके अब ध्यान देना यहाँ पे कौन सा रेट आएगा जो डेट है ना बोर्ड पे ध्यान दो. जो डेट है कौन सा रेट है 10 फरवरी उस दिन का रेट यहाँ पे आएगा बैंक के सामने ऑलवेज. तो 10 फरवरी का रेट क्या है बोलो 49.50. अब करो कैलकुलेशन 1 लाख इनटू 49.50 शायद 49 लाख 50,000. एक बार वापस करो 1 लाख इनटू 49.50. ये अमाउंट ही 1 करोड़ है तो ये 4 करोड़ कैसे हो सकता है समझा आपने. ठीक है बोलो कितना अमाउंट हो गया 49 लाख. बोर्ड पे ध्यान दो आप प्लीज 49,50,000 किसके सामने लिखा देखो बैंक के सामने. तो पहले आप लोगों ने एंट्री पास किया. एंट्री पास करके बीच में एक लाइन छोड़ा था. एंट्री लिखने के बाद आपने डिसाइड किया कि प्रॉफिट एंड लॉस उसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट लिखना. ये समझ में आया. अब अमाउंट लिखते हो पहले अमाउंट किसको लिखना है आपको हमेशा बैंक का कंपलसरी. और बैंक के लिए आप जितना डॉलर का पेमेंट करो वो डॉलर इनटू जो ट्रांजैक्शन का डेट है उसी दिन का रेट बैंक के सामने आएगा. ये हो गया. ओके अब हम लोग अमाउंट लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज का. उसके लिए भी सेम डॉलर कितने 1 लाख. अब मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था 50 पैसे का था 0.50 इसलिए मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 0.50 करो तो शायद 50,000. तो 50,000 डेबिट में आया. डेबिट है ना तो डेबिट वाला पहला कॉलम है क्रेडिट वाला सेकंड कॉलम है. अब लिखना है आपको बैलेंस. जब ये अल्टरनेट दिख रहा है अलग अलग कॉलम है तो दोनों को माइनस करके डिफरेंस लिखो. दैट इज व्हाट 49 लाख. समझ में आया. एनी डाउट. नरेशन क्या लिखेंगे बी पेमेंट मेड एंड लॉस ऑफ एक्सचेंज एंड लॉस ट्रांसफर ऐसे लिखा तो भी चलेगा. एंड लॉस ट्रांसफर टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. एनी डाउट इन दिस. आपने पेमेंट किया और लॉस कहाँ ट्रांसफर किया फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. डन. समझे ऑलरेडी. गुड. आगे चलो बताओ फटाफट. नेक्स्ट इज वन 10 डेट वाइज जाना है. 10 फरवरी के बाद नेक्स्ट जा रहा है 15 मार्च. 15 मार्च में और पेमेंट हो रहा है तो कैश कम्स इन भी गोज आउट. तो बैंक का डेबिट की क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट उसके अकॉर्डिंग बैंक क्रेडिट पैसा जा रहा है ना किसको मिल रहा है जेमिनी को मिल रहा है. तो जेमिनी इज रिसीवर तो एंट्री क्या बनेगा देखो डेट क्या होगा 15 मार्च. जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट लिखा हुआ सही है. एक लाइन गैप छोड़ो और फिर लिखो टू बैंक. आई होप नो डाउट इन दिस. अब वापस आपको सोचना है प्रॉपर्टी की लॉस कैसे. बेसिक रेट कितने का था 49 का था. बेसिक रेट बोला है और पेमेंट कब हो रहा है बोलो 15 मार्च. 15 मार्च का रेट कितना है 50 ना 16 बोर्ड पे ध्यान देना. जिस दिन हम लोगों ने परचेज किया था उस दिन का रेट 49 था. तो अगर उस टाइम पे पेमेंट करते तो $1 के लिए 49 रुपीज देते. आज $1 के लिए 47. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.